नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। समृद्ध भारत की प्रबल होती संभावना। जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर लेगा, तब तक वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो सकता है। हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। असल में किसी महत्वाकांक्षा का माखौल उड़ाना और उसे संशय की दृष्टि से देखना बहुत आसान है। ऐसे विघ्न संतोषी निराशा से लगाव रखते हैं, पर वास्तविकता यही है कि अंत में आशावाद ही विजयी होती है। आशावादी और निराशावादी की ये बहस कुछ आगे जाए, उससे पहले ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरा वास्ता इन दोनों में से किसी से भी नहीं। मैं अनुभववादी हूं। इसमें अनुभवों एवं साक्ष्यों का सम्मिश्रण होता है। वस्तुतः किसी भी आकलन में इन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन दिनों भारत को लेकर भी तमाम आकलन लगाए जा रहे हैं, जो आगामी 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। फिर अगले 25 वर्षों के दौरान स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाने की यात्रा प्रारंभ होगी। इसे अमृतकाल का नाम दिया जा रहा है। इस अवसर पर अपने विश्लेषण के आधार पर मैं यही कहूंगा कि अब भारत का स्वर्णिम दौर शुरू हो गया है। आने वाले समय में इस सुनहरे दौर की चमक और निखर कर सामने आएगी। भारत तेज वृद्धि के एक नए चक्र में दाखिल होने जा रहा है। भारत को लेकर मेरा ऐसा आकलन मुख्य रूप से 3 व्यापक स्तंभों पर आधारित है। पहला मानव पूंजी, दूसरा क्लीन टेक यानी स्वच्छ तकनीक, और तीसरा लोकतंत्र है। मैंने इसे 4-2-4 फ्रेमवर्क नाम दिया है। इनमें आरंभिक 4 का संबंध मानव पूंजी से है, जिसमें भारतीयों की संख्या, आयु वितरण, कामकाजी महिलाएं और युवाओं में सार्वभौमिक साक्षरता जैसे पहलू शामिल है। इसके उपरांत स्वच्छ तकनीक से जुड़े 2 बिंदुओं में स्वच्छ ऊर्जा और सुपरफास्ट डाटा है। इस फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ लोकतंत्र में 4 बिंदु समाहित है। इसमें पहला है सॉफ्ट पावर एवं आंतरिक एकता, दूसरा आत्मनिर्भरता विशेषकर रक्षा क्षेत्र में, स्वावलंबन, तीसरा सुधारों की राह एवं जनधन आधार मोबाइल की त्रिवेणी, और चौथा भौतिक अवसंरचना से संबंधित है। कुल मिलाकर ये 10 कारक ही हो जाएं। अमूमन ये किसी अन्य देश के लिए प्रतिकूल भी हो सकते हैं, किंतु भारत के मामले में यह अनुकूल प्रतीत हो रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर बात यह है कि जो वैश्विक महामारी भयावह त्रासदी लाई, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को भारी क्षति पहुंचाई, उसके बावजूद इन 10 में से अधिकांश कारकों को लेकर भारत में सुस्ती की बजाय और तेजी का रुझान ही दिखा है। मेरे हिसाब से यह शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन यानी कुछ समय की तकलीफ और लंबे समय में मिलने वाला लाभ जैसा है। जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे तकलीफ का पहलू कमजोर पड़ता दिख रहा है। वह लाभ वाला हिस्सा और मुखरता के साथ उभरता हुआ दिखाई देगा। आंकड़ों की बात करें तो आज भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दरों के लिहाज से 3 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर के करीब की है। इस पैमाने पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था 8 गुना बड़ी है। हालांकि यदि भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका जितनी होती तो उस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 100 ट्रिलियन डॉलर की होगी। फिलहाल जो आसार दिख रहे हैं उसके हिसाब से अगले 25 वर्षों के दौरान यानी 2047 तक हम पहले अमेरिका और फिर चीन को पछाड़कर आगे निकल सकते हैं। फिर उसके अगले 10 वर्षों में
दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी प्रति व्यक्ति आय के लक्ष्य का साधन करने की दिशा में हमें आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ लोग इसे फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहेंगे। उन्हें कदाचित यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि आर्थिक परिदृश्य में आकार बहुत मायने रखता है, विशेषकर ऐसे विश्व में जहां वैश्विक ढांचे की संरचना तेजी से बदल रही हो और उसमें वैश्वीकरण को लेकर अनिश्चितता का भाव गहरा रहा हो। जल्द ही भारत दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। युवाओं की सबसे बड़ी संख्या के मामले में वे पहले ही दुनिया में शीर्ष पर है। कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी गर्त वाली स्थिति में पहुंचने के बाद तेजी से और उन्मुख हो रही है। नई पीढ़ी साक्षर होने के साथ साथ डिजिटल रूप से भी दक्ष है, यानी मानव संसाधन की तस्वीर गुलाबी नजर आ रही है। कतिपय कारणों से देश को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से की पूर्ति आयात के माध्यम से करनी पड़ती है। ऐसे में समय की मांग है कि हम अपनी इस कमजोरी से पार पाएं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, व्यापक भंडारण क्षमताओं और परमाणु ऊर्जा में भारी निवेश के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों एवं ग्रीन हाइड्रोजन के दम पर हम अगले 10 वर्षों के दौरान ऊर्जा आयात की उलझन से बड़े स्तर पर मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही 5G के आगमन एवं ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स के माध्यम से लोग भारत में बैठे बिठाए अमेरिका कंपनियों के लिए बहुत सहजता से कार्य करने में भी सक्षम हो सकेंगे। कुल मिलाकर आर्थिक वृद्धि की दशा और दिशा बाजारों और राज्य क्षमताओं पर निर्भर करेगी। हमारा लोकतंत्र हमें एकजुट रखते हुए है और किसी के लिए कोई खतरा न बनते हुए इसे संभव बनाता है। मेक इन इंडिया की मुहिम परवान चढ़ रही है। विशेषकर रक्षा साजो सामान में स्वदेशी निर्माण से हम एक आध दशक में हथियार आयातक से निर्यातक की स्थिति में आ जाएंगे। दिवालिया संहिता, जीएसटी, रेरा और आधार पर आधारित इंडिया स्टेट जैसी पहल ने हमारे दिन जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए हैं। आने वाले समय में उनकी उपयोगिता और ज़्यादा ही बढ़ेगी। पिछले कुछ समय से कायम राजनीतिक स्थिरता एवं स्थायित्व भी आर्थिक वृद्धि के लिए मददगार सिद्ध हुई है। इसने भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश को, विशेषकर घनी बसावट वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके परिमाण प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ये संकेत उत्साहजनक है, मगर कोई तस्वीर कितनी ही भीतर क्यों न हो, उसमें मेघ निकालने वाले नुक्से निकालने के तैयार ही बैठे रहते हैं। फिर भी यदि हम विगत 4 दशकों की वास्तविक प्रति व्यक्ति दर, वृद्धि दर, डॉलर रुपए के एक उचित संतुलन और अर्थव्यवस्थाओं की व्यापकता के दायरे में समझे तो स्पष्ट दिखेगा कि हम स्वर्णिम भारत के उदय का साक्षी बनने जा रहे हैं। हम एक ऐसे सुदृढ़, संपन्न एवं समृद्ध भारत को बनते हुए देखने वाले हैं। तो इस समाचार के लेखक हैं हर्ष गुप्ता मधुसूदन। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।